नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आप जैसे आपकी डिमांड थी कि एमपी हाई कोर्ट के लिए तैयारी कराई जाए, तो हम हाजिर हैं। और इसमें मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है, रीजनिंग के नहीं हैं। आप सभी को पता है 1255 पोस्टें हैं, काफ़ी संख्या में निकली हुई हैं। और आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भी भर दीजिएगा। देखिए, जिन लोगों के पास सीपीसीटी नहीं है वो अभी ना भरें। जिन लोगों का सीपीसीटी 26 और 27 को है, जब उसका हो जाए तो वहाँ पर आप स्कोर देख के ही जो है तभी भरना, आप भरना मत भरना। ओके, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सीपीसीटी का आपको स्कोर मांगा गया है हिंदी टाइपिंग की जो है, अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 की भरते हो। और जिन लोगों के पास स्टेनोग्राफर है, बाकी इंग्लिश नोइंग है, तो वो आप अपने हिसाब से भर पाओगे। ओके, तो इसमें मैं आपको इस तरीके से ट्राई करूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग में आप जो है 20 में से 20 मार्क्स ला पाओगे। बिल्कुल, बहुत ही आसान पेपर आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखा तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। दरअसल आपको वहाँ से क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड पता पड़ेगा। बहुत ही आसान लेवल का आता है। कई लोगों ने पूछा भी मुझसे कि क्या ऐसा पेपर आता है, तो बिल्कुल, जो आप प्रीवियस ईयर का पेपर है वो खुद देखिए किस तरीके का पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कराऊंगा इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आप जो है इसमें से 20 में से 20 मार्क्स ला पाओगे। सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें, आप सभी को सिलेबस एक बार मैं फिर से बता दूं। जीके जो रहेगा, जिसमें जीके जीएस जिसे हम जनरल साइंस बोलते हैं और एमपी जीके इंक्लूड रहेगा, ये आपको 30 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग 10 प्लस 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, हिंदी 10 नंबर की रहेगी, इंग्लिश जो बात की जाए तो ये 20 नंबर की रहेगी। और कंप्यूटर जो रहेगा वो भी 20 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर जिन लोगों ने सीपीसीटी की ऑलरेडी तैयारी की हुई है, कंप्यूटर वहाँ से पढ़ा हुआ है, वो उतना ही इनफ है। उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और जितना हो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद जितना हो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही देखने को मिलती है, थ्योरी नहीं। ठीक है, तो पहले अच्छे से थ्योरी पढ़ लो एक बार, और उसके बाद जो है आप कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कैसी चीज़ें हैं, फिर क्वेश्चन आप जितना हो प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपकी तैयारी को और बेहतर जो है चार चांद लगेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 276x1, यह हमें एक संख्या दी हुई है और 3 से विभाज्य है। तो x के संभावित मानों का योग पूछा गया है कि इसके संभावित मान कितने होंगे। देखिए 27 से x और 1 ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 3 से विभाज्य होती है संख्या, उनके अंकों का जो योग होता है वो 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, अब देखिए मैं मान लो 18 मानता हूँ, ये संख्या है, 3 से विभाज्य होगी कि नहीं, और इसको मैं जोड़ता हूँ तो 9 हो रहा है, ये भी 3 से विभाज्य होगा। यानी आपको समझ में आया कि इनका योग जो है वो भी 3 से विभाज्य होगा। यानी 2 + 6 7 + 6 + x + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 15 1 16, 16 + x। ठीक है, तो 16 में हमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी हूँ कि मुझे 3 से विभाज्य देखने को मिल जाए। देखिए 16 है, x की जगह अगर मैं 2 मानता हूँ तो 18 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य होगा। तो एक संख्या हमें मिल गई। उसके बाद देखिए 18 हो गया। ठीक है, फिर कितना आता है, 3 7 21 आता है, यानी 21 हमें यहाँ पर चाहिए। तो 16 तो पहले ही है, 5 जो इसमें और जोड़ दूंगा अगर x की जगह, तो मुझे 21 मिल जाएगा। तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। फिर उसके बाद देखिए 21 के बाद क्या हो, 7 21 7 7 चौको 7 3 से, तो 3 7 21 होता है। और फिर यहाँ पर हमें 24 चाहिए, यानी जो है 8, 16 में 8 जोड़ूंगा तो मुझे 24 मिलेगा। तो ये भी आप देखोगे 8 से 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, उसके बाद 9, देखिए 9 नहीं होता है। 10 जो है वो डबल डिजिट में आ जाएगी, तो डबल डिजिट में यहाँ पर जो है अलग हो जाएगी। भाई 0 1 है तो 1 + 0 ये अलग संख्या फिर दूसरी हो जाएगी। तो हमारी जो तीन संख्याएं हुई हैं, यानी 2 5 और 8, इन सभी का योग पूछा गया है, दरअसल संभावित मानों का योग। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 5 13 14 15। तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दी गई हमें सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर बतानी है कौन कौन सी। देखिए भिन्न हमें दी हुई है 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5। ठीक है, ये हमें भिन्न दी हुई है। आप इसे काटना मत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखिए ये भी हमें दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे कट तो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पर आपको नहीं काटना। अब आपको मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जो आप कभी भी गलत नहीं होगा। आप देखिए इसका आप इसमें डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी आपकी, आएगी कि नहीं आएगी, वो आपको डिवाइड नहीं करना। आप दो वैल्यू की कंपैरिजन करो, इसका और इसका। इसका इसका कैसे करोगे, 8/6 और 6/4। ठीक है, यही है ना 6/4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। देखिए 8 चौको 32 होता है और 6 से 6 में करोगे ये 36 होता है। यानी इसमें देखिए कौन सी बड़ी है, 36 बड़ी है। यानी हमारी ये वाली जो भिन्न रहेगी इसमें से इससे बड़ी होगी। यानी आप देखोगे इस तरीके से। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन देख लेते हैं, 5/3 9/5। ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 25 तो ये हो जाएगा। याद रखना देखिए इसका ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर लिख 25 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ये ऊपर वाली जो संख्या है ना इसका इसमें करके नीचे लिखना है, और यहाँ पे देखिए 9 27 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें देखोगे आप ये वाली संख्या बड़ी है, यानी 9/5। अब देखिए इसमें से हमें पता पड़ गई कि ये वाली बड़ी है और इसमें से ये बड़ी है, दोनों बड़ी है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, बस इनमें से जो भी बड़ी आएगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें से हमें कौन सी बड़ी मिली, ये वाली बड़ी मिली। तो बस यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/5, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई करना है आपको, डिवाइड नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए चलिए यहाँ पर तो ठीक है छोटी छोटी वैल्यू दी है, आपको बड़ी बड़ी भी वैल्यू दे सकती है, तब आप क्या करोगे, तब तो आपको टाइम वेस्ट होगा अगर डिवाइड करोगे तो आप क्या करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगला प्रश्न, किसी भिन्न के अंश और हर का योग हमें 13 दिया हुआ है, और अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2 अनुपात या 2 अनुपात जो है 3 हो जाता है। ठीक है, मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल हमें निकालना है, क्या होगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से हमें चलना है, कुछ नहीं करना है। और देखिए किसी अंश और हर, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, तो हमने मान ली कोई भिन्न है x/y, ये कोई भिन्न है, ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या बोला गया, अंश और हर का योग, यानी x + y का योग जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। आगे बोला गया अंश और हर क्रम से 3 और 9 जोड़ा जाता है, तो हमें भिन्न कितनी मिलती है, 2:3, यानी x/y में, इसमें मैं कितना जोड़ रहा हूँ, अंश में 3 और हर में मुझे कितना 9 जोड़ने को कहा जा रहा है। तो हमें भिन्न क्या मिल रही है, यहाँ पर 2:3 जो है भिन्न देखने को मिल रही है। बस यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 3x + 9 = 2 का नीचे हो जाएगा 2y + 18। ठीक है, 9 दूना 18। तो यहाँ से देखिए 3x - 2y = 18 - 9, यानी ये हो जाएगा 3x - 2y = 9। तो हमारा एक इक्वेशन तो ये दिया हुआ था, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। तो यहाँ से अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अंश और हर यानी x और y के गुणनफल हमें निकाल देना है सीधा सीधा। देखिए x + y = 13 है, और यहाँ पर देखिए 3x - 2y = कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए वैल्यू सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें सेम मिल जाएगी। तो इसमें करूँगा तो 2 से 2x + 2y = 13 दूना 26 हो जाएगा, 26। ओके, तो यहाँ से देखिए ये इससे ये कट जाएगा, मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ऊपर लिख दिया हमने, तो इससे इसे कट जाएगा, प्लस माइनस की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 26 और प्लस 9, 9 6 15, ये हो जाएगा 35। यानी x = कितना हो जाएगा 5 7 35। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हम यहाँ पर रख देते हैं तो y की वैल्यू पता पड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर रखूंगा मैं, तो यहाँ पर देखिए 7 इधर जाएगा, तो 13 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमें 6 बचेगा। तो y = कितना हो जाएगा 6। अब हमें दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, यानी x × y का मल्टीप्लाई 7 × 6। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा
चकनक 36, 6 7 42, तो यानी 42। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें वर्गमूल कितना है इसका, वर्गमूल मतलब इस तरीके से हमें निकालना, इसका वर्गमूल कितना। तो जब भी आपको ऐसे कहा जाए, ऐसे निकालने को कहा जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखो, एक देखो, यहाँ पर एक है। अब एक कब आता है? जब आप या तो एक का स्क्वायर करोगे तो हमें यूनिट डिजिट एक मिलेगा, या फिर 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 81, तो हमें यूनिट डिजिट एक मिल रहा है। यानी हमारी जो यहाँ पर यूनिट डिजिट होगी वो एक होगी या फिर 9 होगा। ठीक है, अब इन वर्गमूल निकालना है तो दो अंकों को छोड़ दो, बाकी के ये दो पकड़ लो आप। 82, अब 82 जो दिया हुआ है, हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है कि इसके आसपास हमें देखने को मिल जाए। तो देखिए 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 81 होता है, तो ये इसके आसपास मिलेगा कि नहीं मिला। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि 9 यहाँ पर आएगा कि 9 यहाँ पर आएगा? भाई दोनों यूनिट डिजिट आ सकते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी ऐसे कन्फ्यूजन होना तो एक काम करना है, 9 हमें पता है कि यहाँ पर 9 आएगा या यहाँ पर 9 आएगा, सीधा सा है। पर किसकी जगह आएगा? तो 9 का आप एक बढ़ा के, 9 का बढ़ा के एक कर दो, यानी 90 हो रहा है ये। तो आप देखिए यहाँ पर ये इससे बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? 82 से बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, तो मतलब इसमें नहीं आएगा, ये छोटे वाला है, इसमें देखने को मिलेगा, यानी 9 हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो वर्गमूल होगा वो 91 के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई बड़ी संख्या और होती, ठीक है, बड़ी संख्या होती और हमें जो है 9 से 10 का मल्टीप्लाई करने से 90 से इसमें बड़ी संख्या देखने को मिलती तो मैं इसके फिर नीचे लिख देता, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए जो है हमें 91 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी? ठीक है, यानी उसने जो परीक्षा में जो है कितना परसेंट लाया है? 72%। अगर हम अंक देखें तो अंक कितना है? 54 के। ठीक है, हमें परीक्षा में टोटल अंक निकालना है, यानी 100% निकालना है। अब हमें पता है कि 72% बराबर जो है 54 दिया हुआ है, 54 अंक प्राप्त किए हैं, तभी तो उसको 72% मिले हैं। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आप देखोगे 54/72, तो 100% निकालना है, तो 100% यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए किससे डिवाइड करूँ मैं? 3 से करता हूँ। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूना 6, 3 चौक 12। ठीक है, 6 से करूँगा, 6 3 18, 6 चौक 24। यहाँ से देखिए ये 25वां चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 25 3 75, यानी 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 75 जो है इसका आंसर हो जाएगा। परीक्षा में कितने अंक की थी? 75 अंकों की थी। 75 अंकों में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? 54 अंक प्राप्त किए, जो कि 72% के बराबर। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। भाई ये वाली जो दी हुई है पहली सेलिंग प्राइस SP1, ये 1235 दी हुई है। लॉस हमें कितने का हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है, क्योंकि इतने रुपए में हमने बेची है, तो हमने देखा कि भाई हमें 5% का लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा हुई होगी। तो कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं SP इंटू कितने का लॉस हुआ है? 5%, यानी 95/100। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं देखिए इसे काटूंगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 7 35, और इसे काटूंगा 5 एकन 5, 5 9 45। ठीक है, फिर इसे 19 से काटूंगा, देखिए 19 एकन 19, तो यहाँ पर 5 बचेगा, 19 दूनी 38, 19 30 57, यानी हमें देखा कि CP जो है वो 1300 है। भाई 1300 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, इतने रुपए में बेची 1235 में, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस हुआ। तो हमें CP पता पड़ गई। अब हमें कितना प्रतिशत लाभ कमाना है? 10%। तो SP हमारी कितनी होगी? तो भाई इस पे निकाल लेता हूँ 10% लाभ, 110/100, यानी 1 0 से 1 0, इसमें भी कट जाएगी, तो ये कितना देखिए 130 इंटू 11, इसका करेंगे 0 3 4 और 1, यानी 1430 रुपए।
यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो 1430 रुपए पे अगर हम बेचेंगे तो हमें 10% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, रेशियो दिए हुआ हमें ए और सी का रेशियो निकालना है। देखिए ए अनुपात बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:8, और बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 18:25। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखिए आपको या तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ए अनुपात बी इंटू बी अनुपात सी दिया हुआ है। देखिए बी से बी कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, ए अनुपात सी बचेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, 5/8 इंटू 18/25। तो यहाँ से देखिए 5 से कट जाएगा और ये कितना, 2 चौक 8, 2 नंबर 18। यहाँ से आप देखोगे 9/20। तो 9/20 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी अब देखिए बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये वाला मेथड हो गया। अब यहाँ पर अब दूसरा करना है। तो देखिए बी यहाँ पर कॉमन है, बी यहाँ पर कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए सबसे पहले तो इन दोनों की वैल्यू समान कर लो। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 8 है। तो या फिर यहाँ से 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, और इधर भी किससे, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 8 से करनी पड़ेगा। बस फिर इन दोनों का निकाल लो आप आराम से। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों ही मेथड आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें रुपए दिए हुए हैं 3900 को एल के जे के बीच में बांटा गया है 1:2, 1:3 और 1/4 में। ठीक है, तो हमें बताना है कि के को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले जो एल के जे दिया हुआ है इनका रेशियो दिया हुआ है दरअसल 1:3 और 1:4। तो इनको इंटीजर में हमें कन्वर्ट कर लेंगे, ये भिन्न में है। ठीक है, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें भी 12 से कर देता हूँ, इसमें भी 12 से कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमें रेशियो मिलेगा 6, 4, 3। अब देखिए ये टोटल जो है वो इसी के बराबर होगी भाई। 3900 रुपये जो हैं वो इस अनुपात में बांटे गए हैं इन सब में। तो आप देखोगे 6 और 10 ये 13, 13 की वैल्यू जो है 3900 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 3 39। तो एक की वैल्यू 300 के बराबर है। हमें निकालना किसका है, के का। देखिए के ए रहा, यानी इसकी वैल्यू 4 है। तो एक की वैल्यू 300 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 300 इंटू 1200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्पीड जो दी हुई है हमें वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें देखिए यहाँ पर मीटर में निकालना है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है तो इसे भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 इंटू 5/18। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 6 18, यानी 50/3 आ गया। ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। वही रेलगाड़ी की स्पीड, जैसे खंबा है, रेलगाड़ी ये आ रही है, तो इसमें जब तक ये पूरी नहीं निकल जाएगी तभी तो ये पूरी क्या है, वो डिस्टेंस कवर कर लेगी एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्पीड हमें पता है 50/3 है, कितने, 30 सेकेंड में। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 500 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 500 मीटर, यानी हमें आ जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि निकालनी है। परिधि कितनी होती है अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है, ये हमारा पूरा वृत्त है और आधा कर देंगे इसका, ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। भाई हमें इसका तो पता है कि परिधि कितनी होती है इसकी, 2πr होती है। अब इसकी आधी कितनी होगी, तो आधी आप ऐसा मत कर देना कि 2πr है, ये पूरी की है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो πr, ये परिधि हो जाएगी। ये गलत हो जाएगा आपका। ये यहाँ से ये पूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये जो होती है वो परिधि होती है दरअसल। ठीक है, अब इसमें तो देखिए ये तो है ही है और साथ में ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये तो थोड़ी ना। तो इसकी हमें पता है कि इसकी तो हो जाएगी πr, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये क्या है, ये व्यास है, यानी ये r है, ये r है, तो ये 2r हो जाएगा। तो ये हमारी दरअसल जो है वो अर्धवृत्त की परिधि होगी। ओके, तो देखिए व्यास हमें दिया हुआ है कितना,
28 दिया हुआ है और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी 28/2 यानी ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 22/7 पाई की वैल्यू हो जाएगी, आर हमें 14 है, +2 × 14। तो देखिए 7 दूना 14, ये हो जाएगा 44 इंटू ये हो जाएगा 28। तो यहाँ से आप देखोगे 8 और 4 12, हाथ से लगा 1 6 और 1 7, यानी 72 सेंटीमीटर जो रहेगी वो रहेगी हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या। इसका आंसर आ जाएगा हमारा अर्धवृत्त की परिधि, सॉरी त्रिज्या नहीं, अर्धवृत्त की परिधि जो आएगी वो आएगी 72 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। आप कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।